गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 पुस्तक के पहले अध्याय को स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, क्लास 9th में आपने इसी बुक लोकतांत्रिक राजनीति का भाग 1 पढ़ा, जिसमें आपको लोकतंत्र के बारे में विस्तार से बताया गया। लोकतंत्र क्या है, या उस बुक में आपने विभिन्न प्रकार की सरकारों के बारे में पढ़ा, जैसे लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो दुनिया के विभिन्न देशों में सरकारें हैं, उनके बारे में आपने पढ़ा। और ये भी देखा हमने कि लोकतंत्र उसमें आज विश्व में सबसे अच्छा शासन तंत्र माना जाता है। अब लोकतंत्र की विशेषताएं भी हमने देखी कि लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पहला अध्याय सत्ता की साझेदारी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो कि लोकतंत्र की ही एक विशेषता है। लोकतंत्र की विशेषताओं में से एक है। सत्ता की साझेदारी को हम इंग्लिश में पावर शेयरिंग कहते हैं। इससे और अच्छे से आप समझ पाएंगे कि शक्तियों को बांटना या आपस में शेयर करना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। और इसमें 2 देशों के उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में कि किस तरीके से विभिन्न देश सत्ता की साझेदारी करने से आपस में जो गृह युद्ध है उससे बच सकते हैं और देश ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से विकास कर सकता है और अच्छी तरीके से शासन व्यवस्था चलाई जा सकती है। और अगर सत्ता की साझेदारी ना हो तो क्या समस्याएं आ सकती हैं, इसको समझने का प्रयास हम करेंगे। पहला उदाहरण है हमारे पास बेल्जियम देश का। बेल्जियम एक छोटा सा देश, ऐसा देश है जो भारत के हरियाणा राज्य की भी जनसंख्या की आधी जनसंख्या लगभग होगी यहाँ पे। बेल्जियम देश में इतनी कम जनसंख्या वाला देश है, जहाँ पर 3 तरीके से समाज बटा हुआ है या 3 वर्गों में है कह सकते हैं। फ्लेमिश शहर, जहाँ पर लगभग 59% डच भाषा बोलने वाले लोग हैं। दूसरा बेलोनिया क्षेत्र, जहाँ पर 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं। और उसके अलग लगभग पूरी जर्मनी में 1% लोग ऐसे हैं जो जर्मन भाषा बोलते हैं। इस तरीके से आप देखें तो 3 प्रकार का विभाजन है। और बेल्जियम के नेताओं ने या बेल्जियम के वहाँ की नागरिकों ने आपस में किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसको कैसे मैनेज किया, इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर देखें कि बेल्जियम में जातीय बुनावट के कारण उत्पन्न समस्याएं, अगर इस तरीके से विभाजन है तो समस्याएं क्या क्या आई वहाँ पे। पहला देखा गया कि अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग अधिक ताकतवर और समृद्ध थे। फ्रेंच भाषी लोग अल्पसंख्यक थे। अल्पसंख्यक को बहुत अच्छे से ये समझें कि पूरी पॉपुलेशन में जिनकी संख्या कम है वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। इसमें फ्रेंच भी है और जर्मन भी है। और बहुसंख्यक वो हैं जिनकी संख्या बहुतायत में है या अधिक है, वो बहुसंख्यक कहलाते हैं। तो बहुसंख्यक कौन थे? फ्लेमिश थे, मीन्स डच भाषी लोग, और अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग। तो यहाँ पे पहली समस्या है, फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा समृद्ध और अधिक ताकतवर थे। फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा वो सुविधापूर्ण जीवन बिता रहे थे, ये समस्या देखी गई। क्यों समस्या क्यों आई? क्योंकि जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा बोलने वाले 80% लोग, जबकि डच भाषा बोलने वाले 20% लोग थे। तो राजधानी में जो लोग थे इनका ज़्यादा विकास, क्योंकि सुविधाएं वहाँ ज़्यादा थी, शिक्षा का स्तर अच्छा था, स्वास्थ्य का स्तर अच्छा था, उनकी इकोनॉमिक लेवल अच्छी थी, आर्थिक स्थितियाँ। तो ये अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यक होते हुए भी ये ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। जबकि शिक्षा और आर्थिक विकास फ्लेमिश क्षेत्र में देरी से पहुँचा। जो क्षेत्र जहाँ पर 59% डच भाषा बोलने वाले लोग थे, वहाँ पर शिक्षा और विभिन्न प्रकार के उद्योग, ये सारी चीज़ें बाद में पहुँची। तो ये समस्या देखने को मिली। और 1950 से 60 के दशक में तनाव बढ़ने लगा। तनाव आप जानते ही हैं कि समाज में जब विभाजन होता है, आर्थिक रूप से कोई संपन्न है वो बहुत ज़्यादा संपन्न होता चला जा रहा है और जो पिछड़ा हुआ है वो और पिछड़ता चला जा रहा है, तब तनाव बढ़ता देखा जाता है। इस तरीके की स्थितियां जब उत्पन्न हुई, तनाव ज़्यादा बढ़ने लगा, तो क्या किया वहाँ के नागरिकों ने, वहाँ के नेताओं ने क्या किया, यही हम समझने का प्रयास करेंगे। कैसे उसने बेल्जियम ने अपनी समस्या को हल किया।
देखें यहाँ पे समस्या का हल कैसे निकाला। पहले तो ये देखा गया कि 1970 से 1993 के बीच 4 बार संविधान संशोधन किया गया। बेल्जियम के संविधान में 4 बार संविधान संशोधन किया गया कुल 20 से 23 साल के बीच, जिससे कि प्रत्येक नागरिक का किसी के भी सम्मान की को बचाया जा सके, रक्षा हो सके, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के आधार पर बेल्जियम का समाज बंटने न पाए, इसके लिए नवीन व्यवस्था विकसित की गई जिसे कहा गया बेल्जियम मॉडल। नवीन व्यवस्था विकसित की गई जिसे कहा गया बेल्जियम मॉडल, क्योंकि बेल्जियम एक ऐसा समाज बेल्जियम में था जो बहुत ज़्यादा मिश्रित था। एक तरीके से देखें तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक, उसमें भी जर्मन बहुत ज़्यादा कम संख्या में लोग, फिर भी इन सबको एक साथ लेकर चलने का एक दृढ़ संकल्प था वहाँ के नागरिकों के बीच, और नेताओं की स्थितियाँ बिल्कुल क्लियर थी। इसलिए उन्होंने नई व्यवस्था वहाँ पे बनाई जिसे बेल्जियम मॉडल कहा गया। दुनिया के देशों में विश्व स्तर पे इसकी बहुत ही प्रशंसा की गई बेल्जियम मॉडल की। अब बेल्जियम मॉडल की क्या विशेषताएं थी इसे देखें। पहली विशेषता कि बेल्जियम मॉडल इसमें क्या किया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच दोनों भाषा बोलने वाले जो मंत्री थे केंद्रीय मंत्रिमंडल में, इसे हम साफ कर लें तो आप देखेंगे विशेषताएं क्या थी मॉडल की। पहला, केंद्रीय मंत्रिमंडल में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या। इन्होंने क्या किया कि केंद्रीय जो सरकार थी बेल्जियम की उसमें दोनों की, भले वो 59 और 40 का रेशियो था, लेकिन फिर भी दोनों के मंत्रियों की समान संख्या रखी जिससे कि किसी को भी इंफीरियर फील ना हो। और दूसरा उन्होंने क्या किया कि प्रत्येक नागरिक के सम्मान बचा रहे, इसके लिए नवीन व्यवस्था विकसित की, प्रत्येक नागरिक के सम्मान की सुरक्षा की। सम्मान की रक्षा करने की व्यवस्था की। केंद्रीय सरकार के अनेक शक्तियां राज्य को दे दी गई, मतलब केंद्र सरकार ने सारी शक्तियां अपने पास ना रख करके कई शक्तियों को राज्यों को सौंप दी कि आप अपने, जैसे डच भाषी लोग हैं तो वो अपने अनुसार वहाँ की शिक्षा व्यवस्था चलाएं, वहाँ की संस्कृति की देखरेख करें, भाषा की व्यवस्था करें, और जो फ्लेमिश क्षेत्र है डच के लिए और जो फ्रेंच भाषी लोग हैं उनके लिए बेलोनिया के लोग अपनी व्यवस्था करें। इस तरीके से केंद्र ने शक्ति का बंटवारा कर दिया और राजधानी ब्रुसेल्स में अलग प्रकार की सरकार कर दी। ब्रुसेल्स जहाँ पर फ्रेंच लोगों की संख्या ज़्यादा थी, डच की कम, यहाँ पर केंद्र सरकार के अलावा अलग सरकार की व्यवस्था कर दी। राज्य सरकार अलग थी और केंद्र सरकार अलग, इस तरीके की व्यवस्था कर दी। तीसरी एक व्यवस्था की उन्होंने, एक तो ब्रुसेल्स में अलग सरकार कर दी, और जब अलग सरकार की तो यहाँ पे भी क्योंकि 80% फ्रेंच और 20% डच थे, तो इस सरकार में भी दोनों भाषा के मंत्रियों की संख्या समान कर दी। दोनों भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या ब्रुसेल्स में भी समान रखी गई। और तब जबकि यहाँ पे डच ज़्यादा थे, फ्रेंच कम थे केंद्र सरकार में, वहाँ पे लोगों ने मान ली थी बात, इसीलिए यहाँ पर भी फ्रेंच लोगों को जरा सी भी आपत्ति नहीं हुई कि डच का भी परसेंटेज या डच के मिनिस्टर्स की संख्या बराबर हो, किसी प्रकार का आपस में विवाद नहीं हुआ।
इस प्रकार तीसरी व्यवस्था की उन्होंने सामुदायिक सरकार की। सामुदायिक सरकार क्या है? सामुदायिक सरकार का अर्थ है तीनों भाषा, डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग अपनी अलग एक व्यवस्था बनाएं, अपना प्रशासन बनाएं। जैसे डच बोलने वाले लोगों का कि एक सरकार हो जिसमें वो अपने तरीके से शिक्षा, संस्कृति और भाषा, तीन विषय को लेकर के ये जो सामुदायिक सरकार थी उसको शिक्षा, संस्कृति और भाषा जैसे विषय पर निर्णय लेने की छूट दे दी गई। तो डच लोगों के ऐसी सरकार थी सामुदायिक सरकार जिसमें एक भाषा बोलने वाले लोग ही अपने लोगों का प्रतिनिधियों का चुनाव करते थे। तो डच लोगों के प्रतिनिधि जो होते थे डच शिक्षा, संस्कृति और भाषा के लिए व्यवस्था करते थे। फ्रेंच के लोग अपनी सामुदायिक सरकार बनाते थे और वो शिक्षा, संस्कृति और भाषा के लिए अपनी व्यवस्था करते थे। जर्मन लोग जबकि 1% ही थे, फिर भी इन्हें भी समान अधिकार थे, ये अपनी एक सामुदायिक सरकार बनाए और अपनी शिक्षा, संस्कृति और भाषा के क्षेत्र में अपने निर्णय ले सकें। इस तरीके के मॉडल की विश्व के देशों में या यूरोपियन देशों में विशेष प्रकार से प्रशंसा की गई और इसीलिए जब यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया तो उसमें एक अच्छा मॉडल बेल्जियम मॉडल को देख करके बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय बना। अब आगे हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल श्रीलंका का, जहाँ पर किस तरीके से सामुदायिक निर्णय का क्या क्या वहाँ पर देखने को मिलता है।